चलिए भाई, in an economy, no one can be made better off without making someone else worse off. ठीक है। अब what can be deduced from this? जब कभी भी ये लाइन होती है तो हमें बस फौरन एक वर्ड ज़हन में आना चाहिए, परेटो एफिशिएंसी। मतलब पता है क्या है इसका? कि अगर हम लोग एक पीपीसी कर्व बनाते हैं, लेट सपोज ये हमारा आ गया पॉइंट ए और ये आ गया आपका पॉइंट बी। अब वाई से आ गए वाई वन पे, अब एक्स से आ गए एक्स वन पे। ठीक है सर, हमारे पास क्या हो रहा है कि जब कभी भी रिसोर्सेज एलोकेट होंगी एफिशिएंटली, तो हमारे पास सर क्या होगा, परेटो एफिशिएंसी जो है वो अचीव हो रही होगी। ठीक है। इन 2015 a large mining company said it would reduce the number of staff। जब वो नंबर ऑफ स्टाफ की बात कर रही है तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करने जाऊंगा। एंड सेल्स इट्स लेस प्रॉफिटेबल माइंस एंड अटेम्प्ट टू बिकम मोर एफिशिएंट। इफ इट इज सक्सेसफुल, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन टू इट्स कॉस्ट। अच्छा, मतलब वो जो लेस प्रॉफिटेबल माइंस है उन्हें बेचना चाह रहा है, सही है। एंड सेल्स इट्स लेस प्रॉफिटेबल माइंस इन एन अटेम्प्ट टू बिकम मोर एफिशिएंट। असल में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ये क्या करना चाह रहा है, तो सर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब सर इस लाइन का मतलब क्या है? सेल्स इट्स लेस प्रॉफिटेबल माइंस। तो लेस प्रॉफिटेबल माइंस जो है, इनको आपको एफिशिएंट अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो गिर रही है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट भी गिर रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रही है, तो एवरेज कॉस्ट भी तो गिरेगी सर। डन। तो ये सर यहाँ पे जो है वो बात हो रही है। आगे चलते हैं जरा। The production of a firm which operates in an imperfectly competitive market। सही है, एक इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। सही है। अच्छा, गिव्स राइज टू एक्सटर्नल प्रोडक्शन कॉस्ट। सही है। क्या हो रहा है भाई, हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज जो है वो हो रही है। ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं जरा। तो जब इम्परफेक्ट मार्केट है तो ये बात तो कंफर्म है कि सर हमारा जो है वो एमआर जो है वो इक्वल नहीं होगा एआर के। और जब एक्सटर्नल प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो इसका यही मतलब है कि सोशल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास क्यों ज्यादा है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है। अब खुद सोचे ना कि हमारे पास सोशल कॉस्ट है 100, प्राइवेट कॉस्ट है 20, एक्सटर्नल कॉस्ट है एक्स। तो एक्सटर्नल कॉस्ट लेट सपोज आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 80। तो क्या है, सोशल कॉस्ट क्या ज्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से या नहीं? सही है। ये तो हो ही नहीं सकता ना सर। सर। जी बोले। सर यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू? सर मुझे बताएं, क्या प्राइस इक्वल टू एआर होता है? अगर आपको याद हो तो सर हमारे पास जब कर्व बनता है तो वो कैसे बनता है कर्व, एमआर एआर, ऐसा ही होता है या नहीं? जी सर। इम्परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट के अंदर। पर अगर आपको याद आए कि अगर हम लोग जब वो करते थे अपना परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको याद है हम लोग मिस्टर डार्ट बनाया करते थे। जी जी। सही है। चलें। जी इन यू इन यूके,
In the UK, in 2015, there were two methods of charging for water supply. सही है. अच्छा भाई. फिक्स चार्ज. एक तो हमारे पास क्या है भाई? फिक्स चार्ज है. गिविंग द कंज्यूमर द राइट टू कंज्यूम वाटर एट जीरो प्राइस पर लीटर. अच्छा भाई. दूसरा है प्राइस पर लीटर ऑफ वाटर यूज्ड. सर सवाल जरा समझता है. दो तरीके थे, क्या वाटर सप्लाई को क्या कर सकते थे, चार्ज जो है वो कर सकते थे. ठीक है. अच्छा. दूसरा तरीका ये बोल रहा है कि जितना पर लीटर आप यूज करोगे, जैसे पेट्रोल है, जितना ज्यादा लीटर आप यूज करोगे उतना ज्यादा यू विल हैव टू पे. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से आपकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that the amount of water consumed is markedly lower when method 2 is been used. What is implied in this observation? सर ऑब्वियस सी बात है कि वाटर इन द यूके इज नॉट अ स्कार्स गुड. भाई नहीं ना यार, स्कार्स है तभी तो पैसे लग रहे हैं. वाटर इज अ फ्री गुड ऑफ नेचर एंड नो चार्ज शुड बी देयर. तो सर हमारे पास जो है मसला यही आ रहा है ना कि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. वाटर इज अ नेसेसिटी द यूज ऑफ विच शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय यूनिट प्राइसेस. देखो बात सही है, बट ये यहाँ पे ये क्या बता रही है इस कॉन्टेक्स्ट से नहीं है. वाटर की क्यों सर इसकी कॉस्ट जो है वो कम है, डिस्पाइट कि आप जो है वो पर लीटर प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रहे हो. मसला ये है कि जितना ज्यादा यू विल बी कंज्यूमिंग, उतना ज्यादा सर क्या होगा, आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो दिन ब दिन क्या हो रही होगी, गिर रही होगी. ठीक है. अच्छा. तभी सर करेक्ट आंसर इज डी. द डायग्राम शोज कॉस्ट कर्व फॉर अ फर्म. व्हाट डज द फर्म एक्सपीरियंसेस एट इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम Q1 टू Q2? अगर आप लोग को याद हो तो सर हमारे पास क्या हो रहा है, ये तो इजी आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि Q1 से लेके जब आप Q2 पे आए हैं. देखिए ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ना, ये जो आपका बना हुआ है, ये सर किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं किसकी? स्मॉल फर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके एफओपीज क्या होते हैं भाई, आपके एफओपीज जो है वो फिक्स होते हैं. ठीक है. सिवाय लेबर के, एक्सेप्ट आपका लेबर. ठीक है. जैसे जैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो क्या हो रही होगी? सही है. डन है. अच्छा. अब ऑब्वियस सी बात है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर कम हो रही है तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ठीक है. तो क्या एक्सपीरियंस कर रही है एक फर्म जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इकोनॉमी ऑफ स्केल भी तो कर सकती है सर. भाई मसला ये है कि लार्ज फर्म है ना यार, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है. ये तो स्मॉल फर्म है, स्मॉल फर्म कैसे एक्सपीरियंस करेगी इकोनॉमी ऑफ स्केल? ठीक है. आगे चलते हैं. फर्म एक्स एंड वाई आर इन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. अब एक सवाल उठता है कि सर ये जो है वो आपने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि एस आर ए सी है, शॉर्ट रन है. भाई अगर आप लोगों को याद हो, हम जब एल आर ए सी बनाते थे तो एल आर ए सी कुछ इस टाइप का था. सही है. और यहाँ आपके आगे क्या भाई? छोटे छोटे एस आर ए सी आ गए. तो ये जो है ना, ये आपके क्या है, एस आर ए सी ही है. ठीक है. आगे चलते हैं. फर्म एक्स एंड वाई आर इन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब सेम इंडस्ट्री. What must be true about the industry and the state of production in which X and Y operate? भाई सेम है ना यार. अगर दोनों डिफरेंट होती तो ये तो होती आपकी कॉन्ग्लोमेरेट. सही है. अगर हमारे पास जो है वो इंडस्ट्री सेम होती, डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोडक्शन अगर होता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती? वर्टिकल होती. सही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी.
In a diagram, the curve TC shows the relationship between total a firm's total cost and its level of output. At output OQ, average fixed cost R. अच्छा, OQ पे OQ पे हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मुझे तो बस इतना पता है, फॉर्मूला होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में आप जब जो है वो क्वांटिटी को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। सही है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपके पास आ रही है सर, वो ये होगी ना यार। आप खुद सोचे ना कि यार जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आप इतना तो प्रोड्यूस कर ही रहे ना यार। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी आप इतना तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो ओपी वाला एरिया है, ये क्या होगी हमारी, ये हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। ठीक है। और हमारे पास जो आ रहा है ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सर कितनी आ जाएगी हमारी, ये वाली जो पूरा एरिया है। ठीक है, आई बात समझ? चलो, यार ये ओपी कैसे फिक्स कॉस्ट बनी? ओपी ऐसे फिक्स कॉस्ट बनी, क्या आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं ओपी को फिक्स कॉस्ट कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाती रह रही है ना, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये तो इसी वजह से ऊपर जाएगी ना। क्या फिक्स कॉस्ट नहीं ऊपर ये जाती है कभी भी? नहीं फिक्स नहीं। कॉस्ट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। आप खुद देखें कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आप कुछ ना कुछ इनकर कर रहे हैं कॉस्ट या नहीं। यहाँ पे तो इनकर कर ही रहे थे ना आप जी कॉस्ट। जी सही है, ये तो यूनिट्स बढ़ते रहे तो आपके और ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ती रही, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, जी सर। चले आगे चलते हैं जरा। अच्छा, अब हमारे पास है कि यार विद डायग्राम, ये तो बड़ा इजी है। विद डायग्राम शोज टोटल रेवेन्यू। सही है। अच्छा, एक सवाल है सर, यहाँ पे पूछा है भाई ये, सर ये हमारे पास जो है वो मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर क्यों नहीं हो सकता? क्या हम ये बोल दें? मसला ये है कि यार देखो, क्यू आर जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे आके वो आपको क्या बता रहा है, यह बता रहा है आपको एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में। क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो है वो निकल रही होती है। ये आपके सामने यूं जा रही है। डन है। और जहाँ पे ये दोनों जो है वो मीट हो रहे हैं, वही आपका ब्रेक इवन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। द डायग्राम्स द टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। अब आपके सामने परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आप एक ही काम कर सकते हो कि क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। आपको अपनी प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट ही रखनी पड़ेगी। अच्छा, पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करता हूँ, तो क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा, और मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कर्व को देखूं, तो ये आ रहा है मेरे पास टोटल रेवेन्यू। सही है। अच्छा, जैसे जैसे अभी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, अगर टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। तो कहीं दिख रहा है मुझे ऐसा कर्व? क्योंकि अगर मैं ए की बात करता हूँ, तो ए तो सर मेरे मुझे लग रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक है नहीं भाई यार, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है। पी डी इक्वल टू जीरो। प्राइस जितनी बढ़ जाए क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ए नहीं हो सकता। बी, अच्छा अक्सर बच्चे बोलते हैं कि भाई सर बी ही होगा, क्योंकि सर देखो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओ भाई, ये स्ट्रेट लाइन टोटल रेवेन्यू की बन रही है यार। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये है यूनिटरी डिमांड। कौन सा डिमांड है? यूनिटरी डिमांड है यार। ठीक है, आई बात समझ? क्योंकि आपके सामने है कि रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका, ये टोटल रेवेन्यू की लाइन दी हुई है। आप अगर प्राइसेस को लेट सपोज बढ़ाते हैं 20% से, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो गिर जाएगी 20% से, इट विल रिमेन अनचेंज्ड।
आई बात समझ यार? करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? सी, सामने सामने दिख रहा है भाई। अब डी क्यों नहीं सर हो सकता? जी बोले। सर ये सी पे पीडी क्या है? सी पे, सी पे पीईटी कुछ हम्म, भी नहीं है सर, टोटल रेवेन्यू की लाइन चल रही है आपकी। टोटल रेवेन्यू का क्या है यहाँ पे सीन? क्वांटिटी बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सही है। सर हाँ लाइक बोले। सी क्यों है एग्जैक्टली? सी इसलिए है, चले पहले मैं आपको डी एक चीज बता देता हूँ कि डी जो है वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर वो तो कॉन्सेप्ट ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का शो करता है, जो कि वैलिड ही नहीं है आपकी परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट के अंदर। सही है। तो सर ए भी नहीं है, सी भी, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो आंसर एक ही बचता है जो कि है सी। पर इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि सर हमारे पास ये क्या गिवन है, रेवेन्यू गिवन है। अगर आप याद करें तो हम लोग क्या बनाते थे यहाँ पे, मिस्टर डार्ट बनाते थे, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू क्वांटिटी, ये आ गया आपका प्राइस, एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डिमांड। सर आपके सामने है कि आप जब क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? लेट सपोज पहले आप बनाते थे 10 × 100 रुपये का प्रोडक्ट, तो कितना कमाया आपने? 1000 रुपये। अब आपने बनाया 10 × लेट सपोज अब आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है, कुछ गई है 15, 15 × 100, तो ये हो गया ना 1500। तो क्या हुआ सर, हमारे पास इंक्रीज आ रहा है नहीं आ रहा? चले आगे चलते हैं। मैनी पब्लिक यूटिलिटीज कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरल मोनोपोलीज। देखो नेचुरल मोनोपोली की जब मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि देर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये तो सर आपकी लगाती हैं आर्टिफिशियल मोनोपोली, जो कि प्राइवेट सेक्टर की होती है। ठीक है। अ सिंगल फर्म कंट्रोल्स सब, देखो सर डोमिनेशन आ गई, ये भी हम मोनोपोली के फीचर की बात करें, हमें चाहिए नेचुरल मोनोपोली। सही है। चले। अ फर्म हैज पेटेंट ऑन एसेंशियल प्रोसेस। सही है। फर्म ने क्या किया है यहाँ पे भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है मार्केट को, डोमिनेट करके रखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यार हाई फिक्स कॉस्ट इन फॉलोइंग एवरेज कॉस्ट ओवर ऑल आउटपुट्स डिमांडेड। सर हमारे पास क्या होता है यार कि क्योंकि ये हमारी कौन सी मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली है, सही, तो कॉस्ट वगैरह जो है आप इतने एफिशिएंट जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ना यार, क्योंकि जैसे जैसे आप आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप कैपेसिटी से इंक्रीज करते हैं तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ये जो कम होता है ना सर, ये जो आउटपुट के साथ जो चीज़ें कम हो रही होती हैं वो होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर अब वो क्या हो जाती है आपकी, स्प्रेड जो है वो हो रही होती है। आगे चलते हैं। इंक्रीज सर एडवर्टाइजमेंट। जी बोले। सर ये एथ वाला एमसीक्यू नहीं समझ आया, ये एट वाला? रेवेन्यू का। अच्छा इसमें आपको क्या, अच्छा ए क्यों नहीं हो सकता आंसर? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये प्राइस कैसे लाइक शो कर रहे हैं लाइक। सवाल, तो पहले तो मुझे सवाल आप समझा नहीं, सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लाइक ये टोटल रेवेन्यू की लाइन लाइक कांस्टेंट कैसे क्यों हो सकती है लाइक अकॉर्डिंग टू प्राइस? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती नहीं है, टोटल रेवेन्यू फॉल नहीं होता। हाँ, सर आप कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं? वो थोड़ी है इसमें कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी बातें हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप जब प्राइस को कम करते हैं तो सर क्या आप अपना नुकसान नहीं कर रहे होते क्या? जी सर बताइए। जी जी। याद आया आपको सर कि जी जी। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सर हमारे पास क्या होता है यार? जी जी। सही है। अगर मैं यहाँ पे एक कर्व आपको बता दूं तो सर क्या हो रहा है, ये आपके सामने है ना, कि हमने करा हुआ भी है कि सर यहाँ पे आप देखें, अगर आप ए यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप इतना अर्न करेंगे, बी तक करेंगे तो आप इतना अर्न करेंगे, सी तक करेंगे तो आप इतना ज्यादा अर्न कर रहे होंगे।
ठीक है। ओके सर, ओके। जी जी। तो आपका क्या हो रहा है, क्वांटिटी के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन अगर होगा तो वहां पे जो है उसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है। सही है, टोटल रेवेन्यू के साथ। जी सर। नाइन्थ पे आते हैं। तो नाइन्थ का सर हमने देख लिया कि हाई फिक्स कॉस्ट एंड फॉलोइंग एवरेज कॉस्ट ओवरऑल आउटपुट डिमांडेड। इंक्रीज एडवर्टाइजिंग बाय फर्म इन इम्परफेक्ट, अच्छा इम्परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू एम आर। इंडस्ट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बट अ फॉल इन द फर्म्स प्रॉफिट। सही है। अच्छा हुआ ये कि हमारे पास डिमांड तो बढ़ी है बट फर्म के प्रॉफिट जो है वो गिर गए। व्हाट कुड हेल्प टू एक्सप्लेन दिस। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है, तभी तो सर ये तो लिखा हुआ भी है ना यहाँ पे, प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर हमारे पास हुआ ये है कि बात इसकी वैसे बुरी नहीं है कि एवरेज प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। मसला ये है इसकी वजह से आपका एवरेज टोटल कॉस्ट तो बढ़ा ना, जिसकी वजह से आपकी डिमांड जो है वो सर क्या हो सकती है, कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट जो है वो कम होगा। तो ये तभी नहीं हो सकता। सी पे आए। द डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज प्राइस इनइलास्टिक। भाई प्राइस इनइलास्टिक हो तो फिर तो इंजॉय करना चाहिए, प्राइस बढ़ाओ टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। पार्ट बी, राइवल फर्म्स रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग आउटलेज। ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास के राइवल फर्म्स जो हैं वो कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बाय डूइंग एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा वो जगह है जहाँ पे हर कोई कपड़े बेच रहा है, सही है, तो वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट में जो है वो खर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ। जी सर। चले आगे चल देते हैं। अब तो सर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ कि राइवल फर्म रिस्पॉन्ड टू एन इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग आउटलेट्स। 11th, an industry consists of a dominant firm which act as a price maker, monopoly, MC is equal to MR, and a large number of small firms. सही है। स्मॉल फर्म्स की जब बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कौन है, आपके प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर नहीं है। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ अ स्मॉल फर्म इज करेक्ट। देखें, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमसी इज इक्वल टू एमआर की। अगर मैं ए पे आता हूँ तो ए इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। वी वांट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सही है। एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ये भी बात इनकम्प्लीट है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो। सर ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन की तो एमआर जो है वो इक्वल टू जीरो तो है, वो होगा ही नहीं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। सर अब ये बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हो गया। ओ भाई, आपको जब ये बात यहाँ पे हो रही है तो इसका वाला समझ जाएं कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात हो रही है, और परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट की जो लाइन होती है वो सर यहाँ पे ही होती है, तो वो इक्वल होती है प्राइस के या नहीं। जी। सही है। चले, देयर आर टू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, फर्म एक्स फेसेस अ चॉइस। ठीक है, आगे चलते हैं। इट कैन आइदर एक्ट इंडिपेंडेंटली, सही है, और वर्क विद इट्स राइवल इट इफ इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। अब ये आपको देखो ये कॉन्सेप्ट है ना, याद होना चाहिए, ये ओलिगोपोली की बात हो रही है कि दो फर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट भी हैं या राइवल भी हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है तो उनका प्रॉफिट होगा 900 अ वीक, पर 400 ये लोग जो है वो अर्न कर सकेंगे क्योंकि उसका राइवल कुछ भी बोल सकता है। अगर वो लोग जॉइंट काम करते हैं, सही है,
दोनों फर्म अब आपस में मिलते हैं तो सर 1400 जो है वो कमाएंगे, 700 ईच. इट हैज नो नॉलेज ऑफ व्हाट द राइवल्स पॉलिसी विल बी. तो विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब दिस सिचुएशन? सर प्रिजनर्स डिलेमा. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम तो बेटा वो होता है ना, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स. किंग डिमांड कर सर ये वो था, हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, रिजिडिटी है, प्राइस रिजिडिटी है, ठीक है. व्हाट एक्सप्लेन द किंग डिमांड कर्व? हाँ, किंग डिमांड कर्व अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसे बनता था ये. ये आ गया हुआ किंग डिमांड कर्व. सही है. ये प्राइस, ये क्वांटिटी. सही है. अच्छा अब सर होता है हमारे पास कि जब किंग की बात हो रही है तो आप हुए नॉन कॉल्यूसिव. क्या है आप? नॉन कॉल्यूसिव हैं. और प्राइस रिजिडिटी का मतलब है कि सेम प्राइस फॉर एवरीवन. तो कॉल्यूजन बिटवीन ऑल फर्म इन इंडस्ट्री इन द, भाई कॉल्यूजन तो हो ही नहीं सकता ना. दी assumption that सिंगल, भाई प्राइस लीडर भी नहीं होना यार, ओलिगोपोली है. द प्रेजेंस ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. नहीं ना यार, ये थोड़ी होगा यार. द इंडिविजुअल फर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट अदर फर्म रिस्पॉन्सेज टू इट्स प्राइस चेंज. ऑब्वियस सी बात है सर, ये प्राइस फिक्स रहेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि सामने वाला क्या प्राइस जो है वो चार्ज कर लेगा. तो सी करेक्ट आंसर है. विच पॉलिसी इज डिजाइन टू करेक्ट अ मार्केट फेलियर? डिजाइन का मतलब क्या है? मतलब कि कौन सी पॉलिसी है? तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर. ये क्या है भाई? पब्लिक गुड्स की बात हो रही है, तो मतलब कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता. रिमूविंग इम्पोर्ट कोटास. देख लेते हैं पहले प्राइस कंट्रोल्स. प्राइस कंट्रोल इज बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस, तो ये भी नहीं हो सकता. आप लोगों को रेगुलेट कर रहे हो मेरिट और डीमेरिट गुड को. आगे चलते हैं. रेगुलेशंस टू लिमिट स्मोक पॉल्यूशन. इसका मतलब यही है कि आप लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह की क्या कर रहे होते हैं भाई, जो है वो बात जो है वो कर रहे हैं. ठीक है. और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो है वो मार्केट फेलियर जो है वो कुछ हद तक उसकी डिमांड गिरती है. हमने क्या बोला? हमें चाहिए व्हाट विच पॉलिसी इज नॉट अ डिजाइन. तो यही एक लग रही है इम्पोर्ट कोटा, जिसका मेन मकसद जो है मार्केट फेलियर को रिड्यूस करना नहीं होता. A tax system allows people to earn certain sum of income tax. सही है. सर्टेन सम ऑफ इनकम फ्री ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि कुछ हद तक आप लोग अर्न कर सकते हो और कोई भी इनकम टैक्स आपको जो है वो नहीं मिलेगा. वन ऑन इनकम अबव दिस लेवल, टैक्स इज एट द कांस्टेंट रेट. सही है. तो विच डायग्राम करेक्टली शोज हाउ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेट्स ऑफ टैक्स वेरी विद इनकम? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सोचे भाई क्या हो सकता है इसमें. अपना आंसर बस बताएं जरा मुझे इसका. हाँ भाई शानदार बेटा, क्या हो सकता है आंसर? एक मिनट से मैं समझ रही हूँ उसको। सर ए लग रहा है मुझे। ए है. चले आ जाए, देख लेते हैं जरा. देखें, विच डायग्राम करेक्टली शोज हाउ मार्जिन एंड एवरेज टेक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स वेरी विद इनकम. अब अगर मैं ए पे आता हूँ, हमारे पास ए पे क्या हो रहा है कि मार्जिनल गिवन है आपके पास और एवरेज गिवन है. ठीक है. ये आपको बोल क्या रहा है बेसिकली, कि कौन सी डायग्राम जो है वो आपको बता रही है कि हमारी जो है वो
इनकम के साथ साथ जो है वो टैक्स वगैरह में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर फर्स्ट को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सर मेरी मार्जिनल ये है, मेरी एवरेज ये है। तो आपने अगर अगर ए करा है तो उसका पीछे कोई लॉजिक होगी ना कि भाई ए क्यों करा। सर क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऑन इनकम अबव द लेवल, तो मैंने सोचा कि जो एडिशनल इनकम होगी उस पे ही एट अ कांस्टेंट रेट टैक्स बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे मार्जिनल एट अ कांस्टेंट रेट बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने। असल में देखें, हमारे पास डायग्राम ए ये शो कर रहा है आपको कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये। सही है। क्या कर रहा है भाई, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि एडिशनल अर्निंग्स पे आपसे जो है वो टैक्स जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है। तो ये तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। अगर मैं सी पे आता हूँ तो मार्जिनल रेट, जो टैक्स रेट स्टार्ट्स एट जीरो देन रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। तो ये भी नहीं है। डी पे आता हूँ तो ये मार्जिनल और एवरेज टैक्स रेट ऑलवेज इक्वल होते हैं। सही है। तो अब बी पे आते हैं। बी क्या बता रहा है आपको कि देखिए हमारे पास है ना, मार्जिनल टैक्स रेट है ना, वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। आपके सामने है कि यहां तक जो है वो फ्री है, फ्री टैक्स। सही है। आप टैक्स फ्री हो यहाँ तक। जैसे जैसे आपने अर्न करा ज्यादा, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे पास जो चेंजेस जो आपको देखने को मिल रही हैं। तभी बी आंसर है। व्हाट इज बेस्ट एग्जाम्पल, नच थ्योरी। नच थ्योरी का मतलब है कि किसी को प्रोवोक करना कि भाई यार नहीं करो ना यार ये चीज यार। ठीक है। किसी को एक डायरेक्शन देना। सही है। प्रोवोक थोड़ा सा फिर वो गलत उसमें आ जाता है। अच्छा, एज अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन का मतलब है कि इलीगल तरीके से जो नहीं करते हम लोग, लेफर कर्व, अगर आप लोग को याद हो कि एक पॉइंट तक तो हम लोग जो है वो टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग जो है वो टैक्स नहीं देते ड्यू टू गवर्नमेंट का बर्डन। सर हमारे पास क्या होता है कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू टैक्स पेयर्स अबाउट द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ टैक्स एवेजन। लोगों को जब इंफॉर्मेशन देंगे ना सर, फिर लोगों को समझ आएगा। अगर आप हैवी पेनल्टी लगा देंगे, सही है, तो ये आपका नज थ्योरी तो नहीं। नज थ्योरी का मतलब है कि समझाओ इंसान को, क्या करो, समझाओ। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज टू इन्फॉर्म द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ वर्कर्स पे, ये तो बात नहीं है। सही है, करेक्ट आंसर सी है। In many countries, it has been observed that when high marginal rates of income tax imposed on richer groups are reduced, the tax revenue raised increases. हमारे पास इस क्वेश्चन की अगर मैं देखें, बात करते हैं जरा। देखें, व्हाट इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। बहुत से कंट्रीज ये बोलते हैं कि अगर आप रिड्यूस करते हैं हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स को, तो इससे आपका ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बूस्ट आएगा, लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए होंगे, और वो ज्यादा अर्न करने से घबराएंगे नहीं। सही है। और सर वो लोग क्या करेंगे, फिर जो इनकम भी होगी वो सही बताएंगे, रिपोर्ट इनकम फुल्ली। ठीक है। अच्छा, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या हो रहा है हमारे पास के, रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, गवर्नमेंट उस रेवेन्यू से क्या कर सकती है, अपनी पब्लिक सर्विसेज को अच्छा जो है वो कर सकती है। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, द टैक्स पॉलिसी intended to reduce income tax on the rich may make the poor better off। सही है। अच्छा, क्या आप टैक्स बर्डन कम करोगे रिच पे, तो सर आपके जो पुअर हैं उसके ऊपर भी जो है वो बर्डन कम आ रहा होगा इनडायरेक्टली। करेक्ट आंसर इज आपका सी। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्केट फॉर लेबर। लेबर मार्केट का क्वेश्चन आ गया, जरा जल्दी देखना यार, आ जाए। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मार्केट फॉर लेबर। What would be the effect on transfer earnings and economic rate of a change in the supply curve from S1 to S2? अपना बना लो कर्व। तो ये आ गया मेरे पास सप्लाई ऑफ लेबर।
सही है। और ये आ गया आपका इकोनॉमिक रेंट, और ये आ गया आपका ट्रांसफर अर्निंग्स। चलें आगे चलते हैं जरा। हमारे पास क्या बोला है इसने कि अगर तो सप्लाई कर्व में चेंज आता है कल को, देखो सप्लाई कर्व में अगर चेंज आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो आप S2 पर ही थे, S1 पे थे सॉरी। अब मेरे पास अगर मैं कर्व को देखता हूं तो मेरा S2 है ना, कुछ बना हुआ है कुछ इस हिसाब का। जब इस हिसाब का बना हुआ है मेरे पास, तो क्या हो रही है, मेरी ट्रांसफर अर्निंग्स तो जो है वो मुझे इंक्रीज दिख रही है, बट मेरा जो इकोनॉमिक रेंट है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है। हाउ माइट रियल GNP पर हेड be adjusted to make it a more reliable indicator when comparing the living standards in different countries? रियल जीएनपी, जब रियल वर्ड आ रहा है, जीएनपी आ रहा है, पर हेड आ रहा है, तो मतलब इन्फ्लेशन की बात तो हो चुकी है, मतलब पॉपुलेशन की बात जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा आ जाए। तो एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन साइज इन डिफरेंट कंट्रीज, इसने बोला क्या है आपको कि व्हेन आप जब आप कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट कंट्रीज से, तो आप रियल जीएनपी को क्यों और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। सही है। देखो पॉपुलेशन साइज जो है उसको सही करना इज नॉट कोई बहुत ही कोई बड़ा काम है, सही है। ये तो अगर डिफरेंट पुरानी टेक्नोलॉजी में भी ऐसा हो रहा था, सही है। तो ये तो नहीं हम करेंगे। बी पे आते हैं, एडजस्टमेंट्स टू अलाउ डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट कंट्रीज। देखो अगर तो प्राइसेस सेम नहीं होगी, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर प्राइसेस सेम नहीं होगी तो फिर शायद लोग जो है वो नहीं खरीदें। द यूज ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट रादर देन परचेजिंग पावर्टी एक्सचेंज रेट्स, ये भी नहीं होगा, सही है। एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंस इन द रिलेटिव साइज ऑफ द हिडन इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कि भाई देखो सबसे अच्छा तो यही लग रहा है कि आप जो है वो बता दोगे। सबसे बड़ा मसला ये है ना जीडीपी का, किधर हमारा हिडन इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इलीगल इकोनॉमीज बहुत होंगी। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कि अगर तो हमारे पास क्या है भाई कि हम हिडन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम उसके अगर उसको पता लगा लेंगे तो एक बड़ा एक अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। Which combination of circumstances is most likely to lead to an increase in country's budget deficit? बजट डेफिसिट कब होता है भाई हमारे पास। अच्छा आप लोग को याद होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी, मैंने आपको एक बिग मैक की एग्जांपल दी थी कि हर जगह पे आप जाओ तो रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, आप कन्वर्ट भी जो है वो करवाओगे तो रेट विल रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा सर हमारे पास क्या हो रहा है कि जब बजट डेफिसिट क्या है भाई बढ़ रहा है, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा होगा। अभी तक तो मुझे ये पता है, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। तो टोटल जीडीपी अब क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली वाले टैक्स रेवेन्यू कम आ रहा है, अब आउटपुट प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे होंगे, तो या तो ए है या तो बी है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप दे रहे हो, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मतलब ए ही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रही है, डिक्रीजेस, सही है। तो अब मसला ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो उल्टा इंक्रीज हो रही है, या नो चेंज होगा। ठीक है, तो बी आंसर है, आ जाए। तो कॉम्बैट अ राइजिंग, अब जरा एक्टिव हो जाए यार, एक मिनट यार जल्दी। तो कॉम्बैट अ राइजिंग क्राइम रेट, ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास, एक मिनट यार। हाँ, द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिक्रूट एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स, सही है, हु आर पेड वेज equal to that which they previously earned in the private sector. As long as the previous jobs remain unfilled, what effect will the recruitment of the additional police officer have on the national income? देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास नेशनल इनकम जो है उसमें क्या इम्पैक्ट जो है वो आया। आप खुद सोचें कि मैं एक जगह पे पैसे पहले कमा रहा था, मैंने वो जगह छोड़ दी, सही है, मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ, मतलब अगर एक जगह पे मेरे पहले 50,000 का अगर मैं जनरेट कर रहा था अमाउंट, अब यहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा, मैं दूसरी जगह पे जो है वो 50,000 का अमाउंट जो है वो जनरेट करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब है कि नेशनल इनकम तो अनचेंज्ड ही है ना यार। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में हमें जो है वो इतना अनसर्टेन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है।
व्हाट कुड नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई क्लोज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक्सपोर्ट्स नहीं है, जहाँ पे इम्पोर्ट्स जो है उनका दाखला बंद है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या चीज नहीं होगी वहां पे। बजट डेफिसिट तो होगा ना यार, गवर्नमेंट तो है, हाउस होल्ड डेट भी है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन भी जो है वो हो रही होगी, नेशनल डेट भी जो है वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और आपकी जो है वो बैंक्स भी हो रही होंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एक वाइड चीज है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का सुन लो यहाँ पे फॉर्मूला, C+I+GS, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डज द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट्स। देखो इसका मतलब ये होता है एक्सेलरेटर का कि आप बात कर रहे होते हो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, के इनकम के चेंज होने से आपने कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो करी है। ठीक है, तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन एट द रेट ऑफ चेंज इन इनकम। सर एक्सेलरेटर की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये तो कंजम्पशन की क्यों बात कर रहा है? इनकम इज अ फंक्शन एट ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखें, इनकम की तो मैं बात नहीं कर रहा ना, क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली बता रहा है मुझे मल्टीप्लायर के बारे में। ये बेसिकली जो है वो ये बोल रहा है कि मेरा कितना रियल नेशनल इनकम है ऑन दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इनकम। ऑब्वियस सी बात है कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सी आंसर। व्हाट वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो कि एक लंबे अरसे तक जो है वो रहती है। तो कार वर्कर हु इज रिप्लेस्ड बाय अ रोबोट ऑन द प्रोडक्शन लाइन। सर ये है आपकी टेक्नोलॉजिकल है, बच्चे इसको भी जो है वो अक्सर स्ट्रक्चरल कर देते हैं, पर ज्यादा खतरनाक कौन सी है वो देखें। अ कोल माइनर, अच्छा, ऑब्वियस सी बात है अगर आप नोट्स खोलेंगे तो स्ट्रक्चरल के अंदर मैंने सारी ये चीजें जो है वो लिख दी हैं, टेक्नोलॉजिकल और ये सब। A coal miner whose mines closes because of increased use of solar power। ये तो सच्ची में सर इंडस्ट्री बंद हो गई बेचारे की, तो ये तो है स्ट्रक्चरल। सही है। अ फ्रूट पिकर हु कैन नॉट फाइंड, देखो ये तो सीजनल है ना यार, कि उसको विंटर में काम नहीं मिल रहा पर समर में मिल रहा है। अ टेक्सटाइल वर्कर हुज फैक्ट्री क्लोजेज एज प्रोडक्शन मूव्स अब्रॉड, ये भी स्ट्रक्चरल है। करेक्ट आंसर मेरे पास क्या होगा? सी। व्हाट रिप्रेजेंट्स अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर देखें लीकेज क्या होता है हमारे पास, जब पैसा वापस से जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। सही है, हमारे रियल नेशनल इनकम को कम कर रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, देखें ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स है। मतलब क्या हुआ कि हमारे इंजेक्शन ज्यादा है विड्रॉल से, और हमें चाहिए कि हमारे विड्रॉल्स जो है वो ज्यादा है इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं बात करता हूँ पार्ट डी की, री इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म। भाई री इन्वेस्टमेंट कर रहा है यार, इंजेक्शन हुई या नहीं हुई? है तो रिडक्शन इन फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर आप सपोर्ट कर रहे हो, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट का बजट सरप्लस पे हुआ, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में क्यों हुआ होगा कि आपके जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा जनरेट हुए हैं, और आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, व्हाट विल कॉज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। डाउनवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास एक इनवर्ड शिफ्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो सर इंक्रीज इन दी, भाई जब रॉ मटेरियल बढ़ेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम हो जाते हैं तो हाँ ये अब अच्छी बात है कि अगर तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी गिर रही होगी। ठीक है, तो आप AD से AD1 पे आ गए। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, सही है। भाई प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का मतलब क्या है? ये की बात हो रही है कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, और डिक्रीज इन सेविंग, सही है, कि भाई हमारे पास अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कंजम्पशन कर रहे हो, आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो फिर आप सेव कब कर रहे हो फिर? ठीक है, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। सही है, विच पॉलिसी। सर तो आंसर क्या हुआ 26 का? 26 का आंसर आपका यही हुआ ना, डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। डाउनवर्ड शिफ्ट ओके इससे ही सर। आ रहा है। अच्छा, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए? रेस चाहिए, मतलब इंक्रीज चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल्स, भाई ऑब्वियसली बात है टोटल एक्सपेंडिचर लोग ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड वापस से कम हो जाएगी। कट्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मैच बाय टैक्स कट्स। भाई हमारे पास क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसमें कुछ कट आ गया है,
बताइए वो कम हो चुके हैं। तो भाई मेरे कि गवर्नमेंट की जब स्पेंडिंग कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी तो कम होगा यार। ये भी तो नहीं हो सकता। डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, हाँ ये एक बात है कि हमारे पास क्या होगा कि डीवैल्यूएशन होगी तो एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे होंगे, इंपोर्ट्स आपके जो है वो कम हो रहे होंगे। ठीक है, ये बात है। सही है, तो आपकी जो है वो एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अ गवर्नमेंट कट्स टैक्सेस एंड इंक्रीज स्पेंडिंग, मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है। चले, when will a resulting budget deficit be least likely to cause a permanent reduction in unemployment? लीस्ट लाइकली पूछा है इसने आपसे। सही है, तो देखें, व्हाट विल बी अ रिजल्टिंग बजट डेफिसिट, मतलब कि क्या होगा जब गवर्नमेंट का जो आपका स्पेंडिंग है वो ज्यादा है और आपका टैक्सेस जो है वो कम है। ठीक है, और लीस्ट लाइकली टू कॉज अ परमानेंट रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। जब ऑब्वियस सी बात है आपके पास परमानेंट रिडक्शन करना है ना आपको। अगर मैं डी पे आता हूँ, व्हेन द गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ऑन द सैलरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्कर्स, तो हमारे पास सर क्या हो रहा है यार कि यहाँ पे देखो, लीस्ट लाइकली कॉज, ये लीस्ट लाइकली कॉज हमारे पास जो है वो नहीं है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा इसी तरीके से। व्हेन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इज ऑन, भाई यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ तो आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, एलआरएस में शिफ्ट भी आ रहा होगा। व्हेन हाउस होल्ड स्पेंड देयर एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम, भाई इससे भी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। सही है। अच्छा, व्हेन हाउस होल्ड एक्सपेक्ट हायर इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर, जब वो लोग समझते हैं ना कि भाई फ्यूचर में ज्यादा महंगाई होने वाली है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, डन है। अच्छा, इन 2011 द ग्लोबल मनी सप्लाई, सही है, नैरोली डिफाइंड, सही है, रोज 11% एंड ब्रॉडली डिफाइंड। अच्छा, जब नैरो मनी की बात हो रही है ना, ये आपको मैंने एक मैं आपको फाइल भेजूंगा। नैरो मनी का मतलब होता है कॉइन्स, पुराने जमाने वाले नोट्स, और ब्रॉडली जो है वो आपका है सेविंग बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, increased roughly 8% as central bank continued efforts to keep interest rates low. What type of policy does this statement illustrate? सर हमारे पास क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, कंटिन्यूड एफर्ट्स टू कीप इंटरेस्ट रेट लो। इंटरेस्ट रेट लो का मतलब है कि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हो। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती, एकदम फारिग बच्चा होगा ये करेगा। भाई इंटरेस्ट रेट कम करना है, मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। विच पॉलिसी मेजर would be most likely to reduce a developing country's birth rate, सही है, and its household saving ratio। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें बर्थ रेट को जो है वो कम करना है। तो इंक्रीज इन ट्यूशन की स्टूडेंट फी, अगर बच्चों की फी जो है वो बढ़ा देंगे तो क्या होगा हमारे पास, भाई लोग यहाँ पे सेव वगैरह भी तो कर सकते हैं यार। ठीक है, और रिलैक्सेशन ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल्स। ठीक है, ये नहीं है। हमारे पास डी पे आते हैं, रिमूवल ऑफ टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड फूड स्टफ। देखो हमारा इसका कोई लिंक नहीं है ना, बर्थ रेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंट्रोडक्शन हो जाए ना बेसिक स्टेट पेंशन की, मतलब वो चाइना वाला सीन कि जिसका वही एक है, अगर वन चाइल्ड पॉलिसी वाला सीन, कि अगर एक बच्चा है किसी का तो उसको हम लोग सपोर्ट जो है वो कर रहे होंगे, जिसके ज्यादा है हम उनसे जो है वो टैक्सेस जो है वो हाई लेंगे। ठीक है सर, ये हो गया हमारा पेपर कौन सा भाई, अक्टूबर नवंबर 17। सही है, पेपर 3 वेरिएंट 2। सही है भाई, 19। चल, कोई मसला वगैरह है तो जरा पूछ लें भाई अब। यार हम लोग एक और